हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, हमने आज एक नया टॉपिक लिया है, यानी कि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में जैसे कि नीट है, जेई है, आईआईटी है या अदर और कंपटीशन क्लासेस जिसमें केमिस्ट्री सिलेबस हमारा केमिस्ट्री रखा होता है और आता है केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री का कोई भी सिलेबस हो, आपका केमिस्ट्री का अगर कोई भी एग्जाम कंपटीशन का, मेरे कहने का मतलब ये है केमिस्ट्री का एग्जाम किसी भी कंपटीशन का हो तो उसमें साम अवस्था से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। क्यों मिलता है उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे हैं जो कि अधिकांश एग्जामों में या केमिस्ट्री से संबंधित है, और केमिस्ट्री संबंधित तो या केमिस्ट्री से ही, लेकिन जो रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं उनसे काफी इनका संबंध है। क्योंकि जब तक हम साम्य अवस्था हमें अच्छे से क्लियर नहीं होती कि साम्य अवस्था या रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्टिव मास, इनके बारे में हमें जानकारी साम्य अवस्था से चैप्टर से ही मिलती है। इसलिए हमें इस चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली पढ़ने का कम से कम हम इस लेक्चर को यानी कि साम्य अवस्था को 3 से 4 क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे हो गए लॉ ऑफ मास एक्शन के, यानी कि द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के कुछ हमारे एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है, और कुछ इसकी लिमिटेशंस जो भी है, कमियां हैं और जो हमारी सीमाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, इनके हम आपको लास्ट क्लास में 2 या 3 जो न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वो मैं आपको इसमें करा दूंगा, जिससे कि आपको नीट और जेई एग्जाम में जो इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन से पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन से इस अवस्था में ये है तो ये अवस्था में यानी कि इसका मान बताइए, तो वहां पे पूछा जाता है। तो उसके जितने भी डेरिवेशन है और जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। आज की क्लास में हम ज्यादा ना करके केवल आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इस साम्य अवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसमें मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अभिक्रिया होती क्यों है, कैसे होती है, अभिक्रिया का वेग क्या है, जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक आप लॉ ऑफ मास एक्शन और एक्टिव मास और इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई आती है। तो उसको दूर करने के लिए मैं आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। भाई इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम है। इसमें जो हमें पढ़ना होगा, सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, रिवर्सिबल अभिक्रिया यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, और एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, और एक जो आता है हमारा अधिकतर एग्जामों में ये पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये क्या है, यानी कि ये फर्स्ट ईयर और नीट आप क्या समझ सकते हैं कि बीएससी तक में केपी एंड केसी का संबंध दे रखा है, तो वो आप यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। भाई सबसे पहले हम समझते हैं साम्य अवस्था क्या है, ठीक है। पहला हमारा कॉन्टेक्ट ये बनता है कि साम्य अवस्था क्या है। साम्य अवस्था को हमें जानने के लिए आप ये समझें, देखो साम्य अवस्था, कभी आप ये सोचें कि साम्य अवस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था, रुकी हुई अवस्था नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि साम्य का मतलब होता है रुकी हुई, ठीक है। रुकी हुई अवस्था का मतलब नहीं है यानी कि ये रुक जाए कभी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारे एक कोई भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ए और बी, रिवर्सिबल सी और डी, सी और डी, यानी कि ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये इधर के रिएक्टेंट कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाएं तो वह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। अब साम्य अवस्था तो वो कहलाती है, आप ये ना समझें कि ये अभिक्रिया इस अवस्था में रुक जाती है, अभिक्रिया रुक नहीं जाती, बल्कि
अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के जो वेग होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें रुकी हुई प्रतीत होती है लेकिन रुकती नहीं है। ठीक है, आप ये ब्रेन से बिल्कुल निकाल देना कि साम्यावस्था में अभिक्रिया रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साम्यावस्था में अभिक्रिया रुक जाए। केवल क्या होता है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों के वेग जो होते हैं वो क्या जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर, ये हमारी क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, उत्क्रमणीय और अनु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ये जानने के लिए आप हेडिंग बनाएंगे नंबर वन हेडिंग बनाएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक भाई, ये हमें पढ़ना है। अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इसको जानने के लिए आप पहले यहाँ भी समझे कि अभिक्रिया क्या होती है। जब आप अभिक्रिया समझेंगे तभी आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ पाएंगे। क्लियर, पहले आप ये समझें कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए और बी, यानी कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ये हमने एक साइन लगा दिया भाई। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। तो ए और बी जो हमारे यहाँ पे इनका नाम हम देंगे, यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए, यानी कि अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। यानी कि अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि रिएक्टेंट हो गए। और जो हमारे बाद में दोनों को मिलाने के पश्चात जो बना, चाहे सी डी का मतलब कुछ भी बन सकता है और ए बी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा सी और डी बना, ये हमारा क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। यानी कि उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्लियर, प्रोडक्ट बना। अब आपको ये जानना है, जैसे कि मैंने आपको इंटर क्लास में जो मैंने लिया था उसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन कराई थी, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अभिक्रिया की दर जो मैंने पढ़ाई थी आपको, अभिक्रिया की दर जो केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में अभिक्रिया की जो दर मैंने पढ़ाई थी, उसमें एक मैंने बताया था अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। ठीक है, अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत मैंने बताया था, वो मैं आपको यहीं पे भी रिपीट करके दोबारा बता रहा हूं कि जब तक अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत आपको नहीं पता होगा तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान रखें। मान लीजिए ये तो आप समझ ही गए, यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए, यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो भी हमें पदार्थ बनते हैं उत्पाद के रूप में, उन्हें क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है, यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं वो हमारे। अब आप समझिए, जब हम ए और बी को मिलाएंगे, मान लीजिए एक हमने क्या लिया, बंद पात्र लिया। क्या लिया, एक हमने क्या लिया, पात्र लिया। एक पात्र लिया जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें ए के भी कण हैं और बी के भी कण हैं। पहले ए के कण लिख लीजिए ब्लैक से। ठीक है, ए के भी कण ले लिए हमने और बी के भी कण ले लिए। ए के भी कण है और बी के भी कण है भाई, ये दोनों हमारे पास कण है। ये ए के हो गए और ये जो हो गए हमारे बी के कण हो गए। ए के भी कण है और बी के भी कण है। ठीक है, दोनों अभिकारकों के कण हैं। जब इनके कण हैं, जब हमने एक पात्र में इन्हें लिया, जब एक पात्र में हम लेंगे तो अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत क्या कहलाता है, कुछ कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, कुछ कण क्या होते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और कुछ कण आपस में टकराते हैं, कुछ कण आपस में टकराते हैं, कुछ बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, कुछ आपस में टकराते हैं,
और जो कुछ टक्करों के बीच अभिक्रिया नहीं होती है, ये चीज भी ध्यान रखें, सभी टक्करों के बीच अभिक्रिया नहीं होती है। जब ये कण आपस में टकराएंगे, जब ये कण आपस में टकराएंगे, तब जिन टक्करों के बीच अभिक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी टक्करे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करे कहते हैं। और उन टक्करों के पश्चात जो भी एनर्जी यानी कि निकलती है वह उनको टकराने के लिए जिस ऊर्जा की उन्हें आवश्यकता होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर? किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि जब हमारे ए और बी दोनों कण हैं आपस में टकराते हैं, तो टकराने के पश्चात जिन टक्करों के पश्चात अभिक्रिया होने लगती है, जिन टक्करों के पश्चात अभिक्रिया होने लगती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करे कहते हैं। और जिन टक्करों के पश्चात अभिक्रिया नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सभी टक्करों के पश्चात अभिक्रिया हो, जिनके पश्चात टक्करों के पश्चात अभिक्रिया नहीं होती है उन्हें व्यर्थ की टक्करे कहा गया। यानी कि उन टक्करों का कोई भी मोल नहीं है इस अभिक्रिया में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी टक्करों के पश्चात ही अभिक्रिया हमारी क्या होती है? प्रारंभ होती है। क्लियर? अभिक्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। जब तक इनके अणुओं के बीच टक्करें नहीं होंगी अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान रखें। अब मैं यहीं पे क्या बताता हूं आपको, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया की दर आप समझ रहे हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिस दर से होती है, जिस गति से होती है, वह उसकी दर कहलाती है। क्लियर? वह उसकी क्या कहलाती है? दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारक ए की सांद्रता के अभिकारक बी की सांद्रता पर। दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? पहला पॉइंट है अभिक्रिया की दर जो निर्भर करती है वो किस पे करती है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। किस पे करती है बेटा? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, और तीसरा क्या, चौथा क्या है? उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, उत्प्रेरक यानी कंसंट्रेशन ऑफ सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, इन तीनों पर किसकी दर क्या चीज निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर करती है। अब मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं भाई। सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रिया की सांद्रता। अभिक्रिया की सांद्रता पर कैसे निर्भर करती है आप बताइए। जब इसमें ए और बी, सांद्रता का मतलब है जब हमारे अभिकारक ए और बी है इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, इनकी संख्या बढ़ा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अभी 10 हैं ए और बी के अणु, हम इसमें क्या कर दें? 50 कर दें। जब हम ए और बी के अणु 50 कर देंगे भाई, अभिकारक जो हमारे ए और बी हैं इनके जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जब अणुओं की संख्या बढ़ गई तब इनके जो बीच प्रभावी टक्करें हैं वो प्रभावी टक्करें क्या होंगी? तेजी से होंगी, ज्यादा होंगी। जब प्रभावी टक्करें तेजी से होंगी, ज्यादा होंगी, तब अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि समानुपाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो घट जाता। ठीक है, अभिक्रिया की दर समानुपाती है ए और बी की सांद्रता के। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता अभिकारकों की बढ़ा दें, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दें, तब क्या होगा? अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर यानी कि ताप। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि ताप। अब आप बताइए, जब हमारा ये बर्तन है यानी कि ये एपरेटस है, हम इसको क्या काम कर दें? हम इसको गर्म कर दें। जब हम इसको गर्म करेंगे तब आप बताइए यहाँ पे ए और बी है, ए और बी जो कण है जब ये गर्म होंगे तो इनमें गति तेजी से होगी। जब गति मूवमेंट तेजी से करने लगे अभिकारक हमारे, तो यहाँ पे इनकी टक्करें बढ़ेंगी, तेजी से होंगी। जब टक्करें तेजी से होंगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दाब यानी कि प्रेशर आप समझ लीजिए। जब हम इसमें क्या काम करेंगे? एक पिस्टन लगा देंगे। हमने क्या काम करा? चल पिस्टन लगाया इसमें।
जब हमने चल पिस्टन लगाया इसमें, जब चल पिस्टन लगाएंगे ऊपर से हम दाब बढ़ाएंगे, अभी जो कण है हमारे अभिकारक के वो थोड़ी दूरी पर है, ठीक है, वो दूर दूर स्थित हैं। जब हम इसमें कोई भी दाब बढ़ाए लगाएंगे, हमने क्या काम करा, इस पे कोई भी हमने दाब लगाया, जब हमने इस पे कोई दाब लगाया तो दाब लगाने पर ये कण नजदीक हो गए, नजदीक हो गए, नजदीक आने पर क्या हुआ, नजदीक आने पर क्या हुआ, यानी कि इनके बीच जो प्रभावी टक्करें थी वो क्या हुई बेटा, वो प्रभावी टक्करें क्या हुई, बढ़ गई। क्लियर, प्रभावी टक्करें क्या हुई, बढ़ गई। जब प्रभावी टक्करें बढ़ गई, जब इन टक्करें बढ़ने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप उत्प्रेरक ले लीजिए, जब कोई भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया पर लगा दिया जाए तब उसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर, तो ये हमारे जो थे अभिक्रिया की दर थी और हमने आपको बताया कि अभिक्रिया की दर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये चीज समझ लीजिए कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो पदार्थ मिलाते हैं, अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ हम मिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। बस अभी हमें यही जानना है। अब हम पढ़ेंगे इररिवर्सिबल अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लिखें, परिभाषा लिखेंगे, वे क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें 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 रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक से, अभिकारक से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से यानी कि अभिकारक से प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बन जाते हैं, उत्पाद बनते हैं, बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नहीं बनते, नहीं बनते। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल, अणु उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है भाई, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इररिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। अब आप समझिए, यानी कि एक चीज इसमें और है, इस अभिक्रिया को मेरे से लिखना है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को तीर के चिन्ह द्वारा, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, चिन्ह के तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम चिन्ह के तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी कि देख लीजिए a प्लस बी, तीर का निशान लगाया। अब यहाँ पे तीर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल, a प्लस बी इररिवर्सिबल c प्लस डी। ठीक है, c प्लस डी। अब आप समझ लीजिए भाई, a और b क्या है, a और b क्या है, रिएक्टेंट हैं, a और b क्या है, रिएक्टेंट है, और c और d क्या है, प्रोडक्ट है। c और d क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। क्लियर, एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड तथा, सोडियम क्लोराइड तथा AgNO3, AgNO3 क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट
AgCl। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। ठीक है, रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। ये अभिक्रिया हमारी क्या है, क्या अभिक्रियाएं हैं, अणु उत्क्रमणीय। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl और AgNO3 को हमने मिलाया तब NaNO3 बना और AgCl बना। ठीक है, लेकिन आप सोचें कि NaNO3 तथा AgCl को हम मिलाएंगे तब क्या हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया हमारी क्या है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्लियर, क्या है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, अब मैं अणु उत्क्रमणीय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखाने वाला हूं, कुछ सम इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कौन कौन से, अभी देख लीजिए। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए भाई। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आप समझें, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। इन अभिक्रिया में, इन अभिक्रिया में रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस अभिक्रिया को तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, यानी कि अग्र, ठीक है, दिशा में चलती हैं। क्लियर, ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं, ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं। चौथा पॉइंट है, ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, तीव्र गति से होती हैं। क्लियर, ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, तीव्र गति से होती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन अभिक्रियाओं को, यानी कि इन अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। इस अभिक्रिया को तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में, यानी कि अग्र दिशा में चलती हैं। और ये जो क्या है हमारा नंबर 4, ये अभिक्रिया तीव्र गति से चलती है। क्लियर, किस गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है। अब नेक्स्ट है नंबर 2, वर्डिंग बनाएंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है भाई। रिवर्सिबल का मतलब जाकर वापस आना, रिवर्सिबल का मतलब जाकर वापस आना, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, नाम से क्लियर होगा। रिवर्स बैक, जाकर बैक आ जाना। ठीक है, यानी कि आप समझ जाइए, ट्रिक पे ध्यान रखें, ट्रिक रखेंगे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स का ध्यान रखें, केवल रिवर्स, यानी कि जाकर गए और तुरंत वापस आ गए। समझ रहे हैं, ये इसकी ट्रिक हो गई, यानी कि जाकर वापस आ जाना। इस द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इक्वल भी मानते हैं। ठीक है, ये चिन्ह इसके रिप्रेजेंट हैं। ये अभिक्रियाएं वे
अभिक्रियाएं जो वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा, अब तो आप समझ रहे होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है भाई, इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक, हम ये कह सकते हैं, मेरी लाइन से लिखें, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में, ब्रैकेट लिखेंगे, अग्र तथा पश्च, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। इन्हें इस तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लीजिए भाई, हमने क्या काम करा, ए प्लस बी रिवर्सिबल, क्या लगाया? रिवर्सिबल। ठीक है, ए प्लस बी रिवर्सिबल, सी प्लस डी, ए प्लस बी रिवर्सिबल, सी प्लस डी, यानी कि ये जो बने, ये क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट हैं। क्या है? रिएक्टेंट हैं। और ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर, ये क्या है? प्रोडक्ट है। यानी कि अब इसमें क्या काम होगा भाई, इस ए और बी को मिलाएंगे, सी और डी बनेगा, और जैसे ही सी और डी बना वैसे ही ए और बी दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं? यानी कि इनसे हम ये भी बना सकते हैं और इनसे ये भी बना सकते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम बना सकते हैं। अब इसी अभिक्रिया पे साम्यावस्था लागू होती है, ये चीज ध्यान रखें। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, जो इक्विलिब्रियम हमारा जो पॉइंट है, वो इसी अभिक्रिया पर लागू होता है। उत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल अभिक्रिया पर लागू नहीं होता इक्विलिब्रियम। आप ये ध्यान से समझे। साम्यावस्था की जब मैं परिभाषा आपको बताऊंगा तो वो अभी बता दे रहा हूं भाई क्या होती है साम्यावस्था। वह अवस्था जिसमें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों अभिक्रियाओं के वेग या दर बराबर हो जाते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि वह अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया रुकी हुई है। अभिक्रिया रुकी हुई नहीं होती। कभी आप सोचें कि साम्यावस्था जब अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान हो गए तो क्या अभिक्रिया रुक गई? नहीं रुकती अभिक्रिया, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर, अभिक्रिया
कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं मैं आपको। इस अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नंबर 1 है, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होती। आपसे कहा जाए कि क्या कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन पूर्ण हो सकती है, तब आप ये कहोगे कि नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके लिखें कि ये अभिक्रियाएं किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होती और ना ही किसी दिशा में पूर्ण संपन्न होती हैं। क्लियर? फिर लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये सामान्यता मंद गति से होती हैं। क्लियर? ये सामान्यता मंद गति से होती हैं। ठीक है भाई, ये सामान्यता किससे होती हैं? मंद गति से होती हैं। ठीक है, ये सामान्यता मंद गति से होती हैं। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, साम्य अवस्था मैंने बताया था भाई, साम्य अवस्था किस अभिक्रिया में स्थापित होगी? केवल रिवर्सिबल अभिक्रिया में। क्यों होगी? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है। लेकिन इस अवस्था में अभिक्रिया रुकती नहीं है, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में अभिक्रिया नहीं रुकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको रिवर्सिबल यानी कि इरिवर्सिबल से अलग मिले। कौन से? यानी कि 4 और 5 दोनों ही पॉइंट बिल्कुल अलग मिले हैं। समझिए भाई, ये भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, H2O यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, H2O किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और ये क्या है? रिवर्सिबल H2O। जब इसमें हम कोई ऊष्मा देंगे तब क्या होगा? ये यानी कि ऊष्मा देंगे तो बर्फ पिघलेगा भाई, बर्फ पिघलेगा तो किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। अब लिक्विड में तो आ गया, आप यानी जल के रूप में आ गए, जल को आप ठंडा करेंगे तो फिर से तो ये बर्फ बन जाएगा। समझ रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में फिर से नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? हमारी कौन सी अभिक्रिया? रिवर्सिबल। हम गए और वापस आ गए। समझ रहे हैं? गए और वापस आ गए, तो ये हमारी क्या हुई? यानी कि कौन सा प्रक्रम है? भौतिक प्रक्रम है। आपसे ये एग्जाम में कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए, क्या जल से बर्फ बना और बर्फ से जल बना? तो ये एक प्रकार का उदाहरण है फिजिकल प्रोसेस का, केमिकल प्रोसेस का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, जिनसे जाकर वापस आ रहे हैं, जिनसे जाकर वापस आ गए। ठीक है, तो क्या बना? ये हमारा भौतिक प्रक्रम है, यानी कि इस ठोस से लिक्विड में पहुंच गए। क्या हो गया? भौतिक प्रक्रम हो गया हमारा। ठीक है, फिजिकल कहते हैं। भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था के ध्यान पर आप ध्यान रखें, भौतिक अवस्था कहते हैं द्रव्य की, मैटर की भौतिक अवस्था बताइए। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसे यहाँ पे क्या हो गया? भौतिक प्रक्रम हो गया। ठीक, भौतिक प्रक्रम। दूसरा क्या है? रासायनिक प्रक्रम। रासायनिक प्रक्रम में क्या है? जब PCl5 को गर्म करेंगे या PCl5 को तोड़ेंगे तो PCl3 में और Cl2 में टूटेगा। तो ये क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। ये क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। देखिए, तीनों की अवस्थाएं क्या है? समान है। तीनों की अवस्थाएं क्या हो रही हैं? समान हो रही हैं। इसी प्रकार से जब आप क्लोरीन और PCl3 को मिलाएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल थे? रिवर्सिबल के थे। ठीक है, रिवर्सिबल के। अब मैं आपको ये पॉइंट बताऊं कि इसमें, इस अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया कौन सी है और पश्च अभिक्रिया कौन सी है, क्योंकि कल जब हम पढ़ेंगे साम्य अवस्था तो आपको वहां पे मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए आज ही समझ लीजिए कि क्या है भाई। यानी कि जब हम अग्र अभिक्रिया की बात करेंगे, अग्र अभिक्रिया, इसमें जब हम देखेंगे
तो अग्र अभिक्रिया बेटा क्या होगी इसमें, यानी कि PCl5 क्या बना, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, PCl3 प्लस Cl2। जब हम बात करते हैं पश्च अभिक्रिया की, जब हम बात करते हैं तब क्या आता है भाई, PCl3 प्लस Cl2 और रिवर्सिबल यानी कि इरिवर्सिबल, क्या है, इरिवर्सिबल PCl5, ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया हमारा रासायनिक प्रक्रम का। और जब हम इसमें अग्र और पश्च अभिक्रिया की बात करते हैं तब अग्र अभिक्रिया क्या है, जब PCl5 को हमने तोड़ा तब PCl3 और Cl2 बना। और पश्च अभिक्रिया इसमें कौन सी है, जब PCl3 और प्लस Cl2 को हमने मिलाया तब क्या बना, PCl5 बना। क्लियर हो गया भाई। अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्लियर हो रही होंगी भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं। शाम अवस्था और एक्टिव मास, शाम अवस्था भी मैं पढ़ाने वाला हूं और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी। और मैं आपको हो सकता है कि एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान बता दूं और उस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी मुझे कराने होंगे। तो कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।